Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and I hope you all are learning well. आज के इस वीडियो में हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप के बारे में डिस्कशन करेंगे। एशिया हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट के 2 वीडियो में हमने एशिया पूरा कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने एशिया नहीं देखा है तो एशिया की वीडियोस आप ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम अफ्रीका के बारे में सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो कि आपको जाननी ज़रूरी है। मैं इतना कह सकती हूँ कि ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद अच्छी खासी आपके पास नॉलेज होगी अफ्रीका के बारे में। बहुत कुछ आप जान चुके होंगे अफ्रीका के बारे में। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अफ्रीका बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टिनेंट है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को या अफ्रीका महाद्वीप को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे हमारे टॉपिक पे। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम एरिया या पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, क्षेत्रफल या जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें या इनके आधार पर हम बात करें तो पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। पहला कौन सा था? पहला था एशिया, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से भी नंबर 1 एशिया था और एरिया के हिसाब से भी नंबर 1 एशिया था। सेकंड नंबर पर है अफ्रीका। अफ्रीका में पूरी दुनिया की लगभग 16% आबादी या पूरी दुनिया की 16% पॉपुलेशन जो है अफ्रीका में रहती है। ठीक है, और इसका एरिया जो है लगभग 3,03,70,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब थोड़ी हम लोकेशन देख लेते हैं अफ्रीका की कि अफ्रीका कहाँ पर है, इसके आसपास क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या वाटर बॉडीज़ हैं, ये कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। इससे आपको बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ अफ्रीका की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अफ्रीका में नॉर्थ वेस्ट की या उत्तर पश्चिम की, तो उत्तर पश्चिम में अफ्रीका में भूमध्य सागर है जिसे हम मेडिटेरियन सी भी कहते हैं, जैसे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा। उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट में ये जो आपको वाटर बॉडी दिख रही है ये भूमध्य सागर है, या जिसको हम मेडिटेरियन सी भी कहते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें या उत्तर पूर्व की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्व में लाल सागर है। ये लाल सागर है जिसे हम रेड सी भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में तो हो गया भूमध्य सागर और उत्तर पूर्व में हो गया लाल सागर, और इन दोनों को एक नहर या एक कैनाल जोड़ती है जिसे हम स्वेज नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेज नहर कहते हैं। ये स्वेज नहर बाद में बनाई गई है, ये पहले नहीं थी, ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। ओके, ये इन दोनों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, व्यापार की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्वेज नहर। इसके अब ये स्वेज नहर या स्वेज कैनाल इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है व्यापार की दृष्टि से? तो ये इसलिए है क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हमें यूरोप के साथ बिज़नेस करना होता था, इंडिया को करना होता था या एशिया के किसी देश को यूरोप के साथ बिज़नेस करना होता था, तो हमें ये अफ्रीका का पूरा एरिया घूम कर जाना पड़ता था। अगर हम पानी से जाते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे जहाज़ ज़्यादा चलते थे, पहले के टाइम पे एरोप्लेन वगैरह इतना यूज़ में नहीं आते थे बिज़नेस के लिए, तो हमें पूरा का पूरा जो ये एरिया है ये घूम कर जाना पड़ता था, जो काफ़ी लंबा हो जाता था और बहुत ज़्यादा मुसीबतें आती थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती थी बिज़नेस करने में। इसके लिए ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि कैसे अगर यहाँ से नहर बना दी जाए तो इस नहर से आसानी से जहाज़ आ जा सकेंगे और बिज़नेस में काफ़ी आसानी हो जाएगी, या ट्रेड में दूसरे देशों के साथ या यूरोप के साथ या अमेरिकाज़ के साथ आसानी हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए ये नहर या ये कैनाल इतनी इम्पॉर्टेंट है ट्रेड की दृष्टि से या बिज़नेस की दृष्टि से अगर हम देखें। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें अफ्रीका के पश्चिम की या अफ्रीका के वेस्ट में क्या है, तो अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक महासागर है या अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। अगर हम बात करें अफ्रीका के पूर्व की या अफ्रीका के ईस्ट में क्या है, तो अफ्रीका के ईस्ट में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इंडियन ओशन है या हिंद महासागर है।
अगर हम अफ्रीका के साउथ की बात करें या दक्षिण की बात करें कि दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में सदर्न ओशन है या दक्षिणी महासागर है। अब सदर्न ओशन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ लोग सदर्न ओशन मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि सदर्न ओशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है सदर्न ओशन को लेके, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका की कुछ स्ट्रेट्स के बारे में या कुछ जल संधि के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट है। एक है जिब्राल्टर जल संधि या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जिसे हम कहते हैं। इसे हम भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। ये जो मेडिटेरियन सी है या भूमध्य सागर है, इसको कुंजी कहा जा सकता है। ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है और भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशन से या अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा। ओके, दूसरी है मोज़ाम्बिक जल संधि या मोज़ाम्बिक स्ट्रेट। मोज़ाम्बिक जल संधि मेडागास्कर को मोज़ाम्बिक से अलग करती है। मेडागास्कर के बारे में हमने इंडियन ओशन में पढ़ा था, जब हम हिंद महासागर पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ये वही मेडागास्कर है। तो मोज़ाम्बिक जल संधि जो है या मोज़ाम्बिक स्ट्रेट जो है वो मोज़ाम्बिक को मेडागास्कर से अलग करती है। ओके, तो ये कुछ बातें थी अफ्रीका की लोकेशन के बारे में। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें अफ्रीका की लोकेशन के बारे में पता चलता है कि अफ्रीका के आसपास क्या है, अफ्रीका कहाँ पर लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की कुछ विशेषताओं के बारे में या कुछ खासियत के बारे में कि अफ्रीका महाद्वीप इतना स्पेशल क्यों है, इतना ख़ास क्यों है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट या अफ्रीका महाद्वीप एक लौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसके अलावा और किसी महाद्वीप या और किसी कॉन्टिनेंट से ये तीनों रेखाएं एक साथ नहीं गुजरती हैं, सिर्फ अफ्रीका से ही ये तीनों रेखाएं एक साथ गुजरती हैं। ठीक है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। अब अफ्रीका में कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो इन रेखाओं को दो बार काटती हैं। दो बार काटने से क्या मतलब है, यानी कि एक रेखा से दो बार गुजरना। दो बार काटने से मतलब है एक रेखा से दो बार गुजरना। जैसे कि भूमध्य रेखा या इक्वेटर को अफ्रीका की कांगो नदी जिसे हम कहते हैं वो दो बार काटती है। दो बार ये भूमध्य रेखा से इस तरीके से गुजरती है जैसे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा। और अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की या मकर रेखा की, तो लिम्पोपो नदी अफ्रीका की एक नदी है, लिम्पोपो नदी। ये नदी मकर रेखा से दो बार गुजरती है और मकर रेखा को दो बार काटती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है कांगो नदी। और मकर रेखा को दो बार काटने वाली या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार काटने वाली रेखा कौन सी है, तो वो है लिम्पोपो नदी। ओके, ये दोनों नदियाँ भी अफ्रीका की ही है और ये दोनों भूमध्य रेखा और मकर रेखा को काटती हैं दो बार। अब बात करते हैं हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की या अफ्रीका के सींग के बारे में। अब ये सींग जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा, एक सींग की तरह से आकृति है, ये एक सींग की तरह बना हुआ है। ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हिस्सा है अफ्रीका का, सबसे ज़्यादा पूर्वी या सबसे ईस्ट हिस्सा आप कह सकते हैं इसको अफ्रीका का। ये एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हिस्सा होता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, जैसे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा। तो ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कुल मिला के 4 देश अफ्रीका के आते हैं। कौन कौन से 4 देश आते हैं, ये है इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया। ओके, ये चारों देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। एक सींग की तरह है ये, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, अब हम बात करते हैं अफ्रीका में डेजर्ट या अफ्रीका में मरुस्थल की। तो अफ्रीका में बहुत ही मशहूर मरुस्थल पाए जाते हैं या बहुत मशहूर डेजर्ट पाए जाते हैं। सहारा डेजर्ट का नाम हर एक ने सुना होगा। सहारा मरुस्थल या सहारा डेजर्ट पूरे विश्व का सबसे गर्म डेजर्ट या सबसे गर्म मरुस्थल है। जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा, ये पूरे विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है।
ओके है। यहाँ पर विश्व का सबसे गर्म स्थल भी है, सबसे गर्म जगह भी यहाँ पर है, जो पूरे विश्व में सबसे गर्म जगह है। जैसे कि हम जानते हैं डेज़र्ट में कितनी गर्मी होती है, तो इसी डेज़र्ट में एक जगह ऐसी भी है जो दुनिया की सबसे गर्म जगह कहलाती है या सबसे गर्म स्थान कहलाता है। वो क्या है? उसका नाम है अल अजीजिया। अल अजीजिया नाम है उसका। वो लीबिया में है। लीबिया देश है अफ्रीका का एक। लीबिया में एक अल अजीजिया नाम की जगह है जो कि विश्व की सबसे गर्म जगह है या सबसे गर्म स्थल है। ये जो सहारा मरुस्थल है ये कुल मिला के अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में? 11 देशों में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट मरुस्थल या नेक्स्ट डेज़र्ट की अगर हम बात करें तो वो है कालाहारी मरुस्थल या कालाहारी डेज़र्ट। ये दक्षिणी या सदर्न पार्ट में है अफ्रीका के। ये नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, ये कुछ देश इसमें आते हैं कालाहारी मरुस्थल में। इसमें एक जनजाति पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं बुशमैन जनजाति। और ऑस्ट्रिच आपने देखा होगा, शतुरमुर्ग जिसको हम कहते हैं, शतुरमुर्ग जो पक्षी होता है वो भी इसी डेज़र्ट में या इसी कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम माउंटेन रेंज की बात करें अफ्रीका में या पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें अफ्रीका में, तो अफ्रीका की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है या जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है एटलस रेंज या एटलस माउंटेन रेंज जो है वो अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। और इसकी अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसमें सबसे ऊंची चोटी है माउंट टॉपकल। ओके, माउंट टॉपकल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका की अगर हम पूरे अफ्रीका महाद्वीप की या पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। तंजानिया अफ्रीका का एक देश है, जैसे कि आपको यहाँ इमेज में नज़र आ रहा होगा तंजानिया में है एक चोटी जिसे हम बोलते हैं किलिमंजारो। ये किलिमंजारो चोटी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। कई बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे लंबी पर्वतमाला तो इसकी एटलस है, या सबसे लंबी माउंटेन रेंज इसकी एटलस है। लेकिन सबसे ऊंची चोटी एटलस पे नहीं है, सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में है जो कि है माउंट किलिमंजारो। ओके, ये पहले ज्वालामुखी हुआ करता था पर अब ये बिल्कुल निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ये एक्टिव वोल्केनो नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं हम अफ्रीका में नदियों की या रिवर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विश्व की सबसे बड़ी नदी की या पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है नील नदी, उसकी। तो नील नदी अफ्रीका की ही एक नदी है। जैसे कि भारत में गंगा नदी है, गंगा नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा भागीरथी जब आपस में मिल जाते हैं तो गंगा बनती है। ठीक उसी तरीके से नील नदी भी 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक है ब्लू नील और दूसरी है वाइट नील। ताना झील जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, यह है ताना झील और यह है विक्टोरिया झील। ताना झील से निकलती है ब्लू नील, विक्टोरिया झील से निकलती है वाइट नील, और ये दोनों सूडान में जाकर आपस में मिल जाते हैं और फिर आगे मिस्र की तरफ होते हुए ये भूमध्य सागर में जाके या मेडिटेरियन सी में जाके गिर जाती है। मिस्र की तरफ होते हुए ये जाती है, इसलिए मिस्र को नील नदी का हम वरदान कहते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं मिस्र एक सूखा इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर नील नदी का होना किसी वरदान से कम नहीं है, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ओके, दूसरी नदी की अगर हम बात करें तो बात करते हैं कांगो नदी की। कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है नील नदी के बाद। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये इक्वेटर को या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या भूमध्य रेखा से 2 बार ये गुजरती है। इसे हम जायरे नदी भी कहते हैं। एक और नाम इसका कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, कांगो नदी की जगह ऑप्शन में दे दिया जाता है जायरे नदी, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जायरे नदी और कांगो नदी एक ही है। ओके,
नेक्स्ट रिवर है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी के बारे में भी अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था। ये मकर रेखा को या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है या उससे 2 बार गुजरती है, जिस तरीके से आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा। ओके, अब बात करते हैं हम अफ्रीका में घास के मैदानों की। अब ये घास के मैदान सुनकर आप डर मत जाइएगा। अब हर जगह तो जंगल हो नहीं सकते, हर जगह हम पेड़ लगा नहीं सकते और हर जगह घर भी नहीं बना सकते। कुछ इलाके खुले भी हमें छोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि आपने कई बार कार्टून्स वगैरह में आपने देखा होगा बचपन में, या फिर कई बार आप शूटिंग्स देखते हो फिल्म की, तो बड़े बड़े हरे हरे घास के मैदान दिखाए जाते हैं। उसी तरीके के कई सारे अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं मैदानों को, उनमें उगने वाली घास के अकॉर्डिंग कि किस तरीके की घास वहाँ पर उग रही है। तो 2 तरीके के घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। पहला है सवाना घास के मैदान, जिसे हम हाथी घास के मैदान भी कहते हैं। ये ट्रॉपिकल है या उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ट्रॉपिकल जोन या उष्णकटिबंधीय एरिया कौन सा होता है, क्षेत्रफल कौन सा होता है, उष्णकटिबंधीय हम किसे कहते हैं? तो ये जो आपको कर्क रेखा दिख रही है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो ये भाग है, इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है या ट्रॉपिकल जलवायु, यहाँ पे ट्रॉपिकल वेदर होता है। यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है और यहाँ पे बारिश भी बहुत होती है। तो यहाँ पे इस तरीके के घास के मैदान पाए जाते हैं। ओके, दूसरे अगर हम बात करें तो दूसरे होते हैं वेल्ड्स घास के मैदान, जो कि टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान भी हम इसको कहते हैं। यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती जितनी कि उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल जोन में होती है। यहाँ पर थोड़ी कम गर्मी होती है। ये जो आप कर्क रेखा और मकर रेखा देख रहे हैं, इसके ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं या शीतोष्ण जलवायु यहाँ पाई जाती है। यहीं पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर अफ्रीका का मक्का त्रिभुज भी है, जहाँ पर मक्का का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ओके, तो ये कुछ बातें थी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में या अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। आई होप कि आपको समझ आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।